नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। कनाडा में मंदिर हमले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई गहरी चिंता। ब्रैम्पटन में हमले के बाद सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में चलेगा ट्रंप कार्ड या फिर कमला हैरिस करेंगी कमाल। अब से कुछ ही घंटों के बाद होगा मतदान। झारखंड में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ संभालेंगे भाजपा के प्रचार की कमान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे शुरू करेंगे पार्टी प्रचार। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के बाद चुनाव प्रचार तेज। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की चुनावी जनसभाएं आज। नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े श्रद्धालु। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं कनाडा के ब्रैम्पटन की, जहां मंदिर पर खालिस्तानी हमले ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया। 3 नवंबर को हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई। प्रदर्शन रैली में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था। वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ ने मंदिर और हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाई। कनाडा में हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाते हुए आयोजकों ने कनाडियाई राजनेताओं और कानून की जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उन पर खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने की बात कही है। घटना के विरोध में हिंदू सभा मंदिर से बाहर रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर जुटी भीड़ ने जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो आप देख सकते हैं कि कनाडा में जो हिंदू मंदिर है उस पर खालिस्तानी हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है। पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated, beaten. At this point of time, the anguish has got to a point that the young blood in our community has risen together. But as we are Hindus, we are always peaceful. और कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार काफी सख्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घटना की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदू मंदिर पर जो हुआ वो काफी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने जानकारी दिए बिना आरोप लगाने का एक पैटर्न जो है उसे डेवलप कर लिया है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. और ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनाडियाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। पील रीजनल पुलिस के अधिकारियों के हवाले से कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी सीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया है। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान 18 साल के हरिंदर सोही के रूप में हुई। वो खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए कैमरे में कैद हुआ। सोही
पील रीजनल पुलिस में सार्जेंट के पद पर तैनात है। पील रीजनल पुलिस ने कहा कि हमने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो का संज्ञान लिया जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी को सक्रिय रूप से हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया। पील पुलिस के मीडिया रिलेशन ऑफिसर रिचर्ड चिन ने सीबीसी को बताया कि इस पुलिस कर्मी को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद आगे की जानकारी को साझा करेगा। और भारत के कड़े संदेश के बाद कनाडा पुलिस एक्शन में दिखाई दी। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले से जुड़े मामले में वहां की पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पील पुलिस की ओर से ये कहा गया कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के मामले में उनकी ओर से 3 लोगों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिलप्रीत सिंह बॉन्स, विकास और अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई। 43 साल के दिलप्रीत पर गड़बड़ी फैलाने और पुलिस पर हमला करने, विकास पर हथियार से हमला करने और अमृतपाल पर पैसे को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। इन सभी को ओंटारियो की अदालत में पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में जिस चौथे आदमी को गिरफ्तार किया गया उसे बाद में रिहा कर दिया गया। और आइए बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब से कुछ ही घंटों का समय बाकी है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अमेरिका में मंगलवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले मतदान के रूप से ये तय हो पाएगा कि व्हाइट हाउस यानी ओवल में अगले 4 साल के लिए कौन सा चेहरा दिखाई देगा। आखिरी दौर में दोनों ही उम्मीदवार जिस एक राज्य पर जोर लगाते हुए नजर आए वो है पेंसिल्वेनिया। इस बीच अमेरिका में 7.91 करोड़ वोट पहले ही डाले जा चुके हैं। वहीं एरिजोना जैसे सूबे तो मतदान की तारीख से पहले डाले गए जो मत हैं उनकी छटनी का काम भी शुरू कर चुके हैं। एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन जैसे सूबे पारंपरिक तौर पर धीमी मतगणना वाले माने जाते रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने सूबे के पिट्सबर्ग में बड़ी रैलियों को संबोधित किया। कमला हैरिस ने तो प्रचार का आखिरी दिन लगभग अगर देखें तो पेंसिल्वेनिया में ही बिताया। बीते कई हफ्तों से अमेरिकी चुनाव के दोनों महारथी अपना सारा जोर 7 सूबों के 93 इलेक्टोरल कॉलेज मतों को अपने लिए जुटाने पर लगा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट का वजन पेंसिल्वेनिया के पास है। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवादा के बीच जो बचे शेष 74 मत हैं उनके लिए दोनों खेमे ताकत झोंकते हुए नजर आए। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अक्सर 3 प्रकार के राज्यों द्वारा आकार लेते हैं: रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स। रेड स्टेट्स में जहां रिपब्लिकन 1980 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं, जबकि ब्लू स्टेट्स वो हैं जहां 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व रहा। इन राज्यों को आमतौर पर उनके चुनावी परिणामों के संदर्भ में पूर्व अनुमानित माना जाता है। तो स्विंग स्टेट्स पूरी तरह से एक अलग कहानी है। यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है, जिसमें विजेता बहुत कम अंतर से विजयी होते हैं। 7 अहम राज्यों में से पेंसिल्वेनिया सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा, जहां 19 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में 16-16, मिशिगन में 15, एरिजोना में 11 इलेक्टोरल कॉलेज और विस्कॉन्सिन में 10 और नेवाडा में 6 इलेक्टोरल कॉलेज। यानी कि 7 स्विंग स्टेट्स में से पेंसिल्वेनिया, जहां पे मतों की गिनती थोड़ी धीमी मानी जाती है, महत्वपूर्ण राज्य स्विंग स्टेट्स में। और पेंसिल्वेनिया में ही 19 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और स्विंग स्टेट्स का बहुत अहम रोल होता है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में 16-16 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। यानी पूरे विश्व का सबसे जो पुराना लोकतंत्र है उसके लिए चुनाव हो रहे हैं। मिशिगन में 15 और एरिजोना में 11
इलेक्टोरल कॉलेज हैं। अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के राजनीति विशेषज्ञ विवेक मिश्रा से खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हैं। खूबसूरत जो यहाँ यूएस कैपिटल है उसके ठीक सामने अमेरिका तैयार है अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है खास मेहमान विवेक मिश्रा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से। विवेक, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। क्या स्टेक पर है इस इलेक्शंस में? इतना ये पोलराइज एक इलेक्शन रहा है, कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। आपको क्या लगता है फोकस क्या रहा है इस इलेक्शंस का? देखिए, शुरू से फोकस में दो मुद्दे रहे हैं खासकर। एक तो इमिग्रेशन और इकोनॉमी, और फंडामेंटली यही दोनों इश्यूज हैं जो कि डिसाइसिव हैं इस इलेक्शन में। आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं लोगों के। अगर आप ग्रोसरी प्राइसेस, वो कनेक्टेड है इन्फ्लेशन से। तो खासकर बेसिक मुद्दे जो हैं यही दो हैं। इन दोनों को जो कैंडिडेट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, इनको आप कैसे देखते हैं? कैसे इन्होंने अमेरिका को एक दो हिस्सों में एक तरीके से बांटा है? अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके जरिए इनके पर्सोना और इनके अपील को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक काफी बदल चुकी है पुराने पैमाने से। तो आप देखेंगे कि जो इश्यूज हैं जैसे एबॉर्शन इशू, वहां पे रिपब्लिकन पार्टी रिकैलिब्रेट कर रही है। जो उनकी ट्रेडिशनल स्टांस है वहां से वो अपने आप को बदल रही है। हालांकि जब आप डेमोक्रेटिक पार्टी को देखते हैं तो वहां पे जैसे ट्रेडिशनल इश्यूज इमिग्रेशन है, वहां पे वो अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे कुछ लोग इधर से उधर जा रहे हैं और उधर से इधर जा रहे हैं। इनफैक्ट, और अब यहाँ पे ऐसे जगह पे हम आके रुक चुके हैं जहाँ पे एक बीचों बीच दरार है, और वो अमेरिकन फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स का सिंबलिज्म। थोड़ा जो आपका एक एरिया ऑफ रिसर्च है उसकी अगर बात करें, जो भारतवंशी हैं और जो भारत है, इन दोनों के लिए इस इलेक्शंस के क्या मायने हैं? काफी कुछ स्टेक पे है। आप देखेंगे कि भारत मूल के लोग यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट वेल टू डू माने जाते हैं। और दूसरी बात है कि हर एक लेवल, फ्रॉम गवर्नेंस टू पॉलिटिक्स टू एजुकेशन, वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, वहाँ हर पोजीशन पे हैं। इसीलिए इस देश में क्या होता है उनमें उसके वो शेपर वो भी, और इसीलिए यहाँ पे उनके वोट और वो किस तरह पे वोट करते हैं, किस इश्यूज पे वोट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए और कुछ शिफ्ट जो हो रहे हैं भारत के मूल के लोगों के अंदर, वो एक तो टैक्स पॉलिसीज पे हैं, दूसरा कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, और तीसरा है इंटरेस्टिंगली कि वो खुद इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी से अब जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन हैं वो भी एफ्लिक्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग दौर है। और अमेरिका जो कि एक सुपर पावर के रूप में जाना जाता है, इन इलेक्शंस का इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं सोच रहा हूँ यूक्रेन वॉर है, गाजा में कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे ही काफी मुद्दे हैं। आपके अनुसार क्या वो बड़ी बातें होंगी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में जिन पे प्रभाव पड़ेगा कि कौन राष्ट्रपति बनता है? देखिए, क्योंकि इतना फर्क पड़ जाएगा कि अगर कमला हैरिस आए और ट्रंप आए, दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है पॉलिसी का और एंटिसिपेशन की कि, और एक तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर थोड़ी भी रिकैलिब्रेट करे तो उसका रिपल इफेक्ट काफी कंट्रीज पे पड़ेगा। तो गाजा का वॉर और यूक्रेन वॉर, इन दोनों पे अप्रोच दोनों का बहुत ही डिफरेंट है, और वॉर रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इस पे भी काफी फर्क पड़ता है। तो इन सब मामलों को अगर आप साथ में देखें तो क्योंकि इतना डिवर्जेंस है पॉलिसी में, इसीलिए ऐसा एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि रिपल इफेक्ट इसका काफी खासा होने वाला है। अब देखना होगा कि अमेरिका की जनता इनमें से किसको चुनती है। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका डीडी न्यूज से जुड़ने के लिए। विवेक मिश्रा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से बात कर रहे थे। क्या क्या मुद्दे होंगे जो बहुत ही क्रूशियल है इस चुनाव में कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप के बीच। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू होने में कुछ ही घंटे शेष हैं। ऐसे में आपको दिखाते हैं फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच से हमारे संवाददाता अमृतपाल की यह खास रिपोर्ट। अमेरिका में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब सभी की निगाहें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने जा रहे कड़े मुकाबले पर है। इलेक्शन वाले दिन या उसके अगले दिन जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, उस पर वायलेंस ना हो, इसके मद्देनजर काफी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। काफी काउंटीज, खास करके जो सेंसिटिव काउंटीज हैं, वहां पर इस तरह के स्टील डोर्स, स्टील फ्रेम्स, बुलेट प्रूफ ग्लासेस इंस्टॉल किए जा रहे हैं कि अगर हजूम आते हैं, अगर मोमेंट ऑफ डिनायल होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं, पूरी दुनिया का मीडिया यहां एकत्रित हुआ है इस इलेक्शन को कवर करने के लिए। मैं इस वक्त पाम बीच काउंटी फ्लोरिडा में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की होम काउंटी है, वहां पे हूं। मेरे पीछे ये काउंटी कन्वेंशन सेंटर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो यहां से वो अपनी विक्ट्री स्पीच देंगे। अमेरिकी इतिहास का शायद सबसे विवादित चुनाव प्रचार थम चुका है। अब वोटिंग शुरू होने के लिए केवल कुछ घंटे बचे हैं। वोटिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और अगर ये चुनाव साफ रहा तो 6 तारीख की सुबह तक नतीजे आ जाएंगे। पर अगर ये चुनाव फंस गया, रिकाउंट्स में, लॉ सूट्स में, लिटिगेशन में चला गया, जैसे कि हो सकता है क्योंकि स्विंग स्टेट्स में मुकाबला काफी कड़ा है, तब तस्वीर साफ होते होते कई दिन, शायद हफ्ते लग जाएं। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, मारा-लागो, पाम बीच, फ्लोरिडा। और अमेरिका अपने राष्ट्रपति को चुनने के लिए तैयार है। अमेरिका की 49वीं और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवारों का फोकस क्या रहा, क्या खास मुद्दे हैं, इसे लेकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विवेक मिश्रा से खास बात की है हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष ने। हम लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हैं। खूबसूरत जो यहाँ यूएस कैपिटल है उसके ठीक सामने अमेरिका तैयार है अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है खास मेहमान विवेक मिश्रा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से। विवेक, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। क्या स्टेक पर है इस इलेक्शंस में? इतना ये पोलराइज एक इलेक्शन रहा है, कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। आपको क्या लगता है फोकस क्या रहा है इस इलेक्शंस का? देखिए, शुरू से फोकस में 2 मुद्दे रहे हैं खासकर। एक तो इमिग्रेशन और इकोनॉमी, और फंडामेंटली यही दोनों इश्यूज हैं जो कि डिसाइसिव हैं इस इलेक्शन में। आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं लोगों के। अगर आप ग्रोसरी प्राइसेस, वो कनेक्टेड है इन्फ्लेशन से। तो खासकर बेसिक मुद्दे जो हैं यही 2 हैं। इन दोनों को, जो कैंडिडेट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, इनको आप कैसे देखते हैं? कैसे इन्होंने अमेरिका को 2 हिस्सों में एक तरीके से बांटा है? अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके जरिए इनके पर्सोना और इनके अपील को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक काफी बदल चुकी है पुराने पैमाने से। तो आप देखेंगे कि जो इश्यूज हैं, जैसे अबॉर्शन इशू, वहां पे रिपब्लिकन पार्टी रिकैलिब्रेट कर रही है। जो उनकी ट्रेडिशनल स्टांस है, वहां से वो अपने आप को बदल रही है। हालांकि और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से, जहां निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक बड़ा फैसला। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता, सार्वजनिक हित के लिए इस्तेमाल संभव हो सकता है। कुछ खास निजी संपत्ति को माना जा सकता है सामुदायिक संसाधन, यानी ये निजी संपत्ति को लेकर जो फैसला है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित में संपत्ति की समीक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करते क्योंकि वो समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता। कुछ खास निजी संपत्ति को माना जा सकता है सामुदायिक संसाधन। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर विकास सारथी जुड़ गए। विकास, निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। बिल्कुल आंचल, इसको सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से ये कहा है कि जहां तक कि मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको क्या कम्युनिटी का प्रॉपर्टी माना जाए, क्या उनको सामुदायिक संसाधन माना जाए। तो कोर्ट ने ये कहा है कि इसको लेकर के ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन है।
ये केस टू केस वेरी करेगा कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, उसका किस तरह का इस्तेमाल सरकार करना चाहती है, उसके पीछे मंशा क्या है। इसीलिए हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसको सरकार कभी भी अपने कब्जे में ले सकती है, ये कहते हुए कि ये सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि इस पर जो भी सरकार प्रोजेक्ट बना रही है, इसका जो भी यूज करने वाली है, उससे एक पूरे समुदाय को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है जो गवर्नमेंट का है, वो भी देखना होगा। इसीलिए कोर्ट ने जो पिछले फैसले थे उनको लेकर के भी यहाँ पर बहस हुई थी, खासतौर से केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स। इन दो फैसलों को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कहते हैं कि रीड डाउन किया एक तरीके से, ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले फैसले रहे हैं संविधान पीठ के, जिनमें ये कहा गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट राइट हो सकता है जरूरत पड़ने पर, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे। यहाँ पर एक अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है कि वो संसाधन जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आखिर उसका इस्तेमाल क्या करना है, सरकार उसको क्यों कंट्रोल में लेना चाहती है। दूसरी बात यहाँ पर यह कहा गया था कि क्योंकि मिनर्वा मिल्स में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था मिनर्वा मिल्स मामले में, उसमें पुराने जो संशोधन किए गए थे संविधान में, उन सबको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था इस इशू पर जो भी अमेंडमेंट्स लाए गए थे। कोर्ट ने कहा है कि उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो बदलाव किए गए थे, केवल उनको ही ये मिनर्वा मिल्स का फैसला जो है वो उसको स्ट्राइक डाउन करता है। केशवानंद भारती में जो व्यवस्था दी गई थी कि सरकार चाहे तो जरूरत पड़ने पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सामुदायिक इस्तेमाल के लिए अधिग्रहित कर सकती है, उसको एक सामुदायिक संसाधन मान सकती है। यहाँ पर उसको कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने बहाल रखा है केशवानंद भारती वाले मामले में जो निर्णय दिया गया था, और ये कहा है कि मिनर्वा मिल्स में अगर 42nd अमेंडमेंट को क्वैश कर दिया गया था तो ऐसा नहीं होता है कि आर्टिकल 31C जो इस तरह के राइट देता है स्टेट को, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो 42वें संशोधन से पहले जो आर्टिकल 31C की स्थिति थी वो बरकरार रहेगी, और इसीलिए विशेष परिस्थितियों में प्राइवेट प्रॉपर्टी को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन ये रूल नहीं है। इस बात को यहाँ पर माने कि ये रूल नहीं है कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी सामुदायिक संसाधन है और उस पर उसको अधिग्रहित या उसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें जो सार्वजनिक हित के इस्तेमाल की बात संभव सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, इसकी पेरिफेरी कैसे तय की जाएगी विकास? देखिए, कोई ऐसा, जैसे आप देखें कि जहां पर एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करती है, वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगना है, कोई हाईवे बनना है, कोई एक्सप्रेस वे बनना है, तो एक लार्जर गुड के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है तो वहां पर ये कोई दलील नहीं दे सकता कि मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेरी और मेरे को एब्सोल्यूट राइट है, मैं इसको किसी भी स्थिति में सरकार को नहीं दूंगा किसी भी दाम पर। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का, वो देखने की जरूरत है। इसीलिए ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि प्राइवेट ओनर किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रॉपर्टी देगा ही नहीं कम्युनिटी बेनिफिट के लिए, कम्युनिटी संसाधन के तौर पर। लेकिन जैसा कि उद्देश्य क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि हम जो इकोनॉमिक पॉलिसी है कोर्ट बना नहीं सकता, केवल हम एक रास्ता दे सकते हैं। तो कोर्ट ने एक रास्ता देने की कोशिश की है कि एक बैलेंस रहे, जहां पर बहुत जरूरत हो वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी कम्युनिटी संसाधन माना जाए, लेकिन हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी रिसोर्स नहीं माना जा सकता। ये 7 जजों ने 9 में से ये बात कही है। इसके अलावा 2 जजेस ने अपने अपने फैसले दिए हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बिल्कुल अलग फैसला दिया है, हालांकि उन्होंने अभी तक अपना मत पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी राय बहुमत से मेल नहीं खाती। और हर किसी निजी संपत्ति को किन्हीं खास, अगर हम देखें, चलिए आपसे इस मामले पर आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए सीधे चलते हैं नई दिल्ली, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को कर रही हैं संबोधित। Kensur, Rinpoche, Jongchung, Choyaden, monks and delegates from Asian countries, distinguished guests, ladies and gentlemen. Let the flowers offered to the Buddha here spread the fragrance of our goodwill in all directions. Let the lamp we have lit here spread the light of wisdom. I am delighted to be here today, and I see before me a cross-section of the modern-day Sangha. Many of you have come here from far-away places. You speak different languages. You are wearing robes of different colors and shades, but all of you are united in your striving for Dhamma.
walking on the paths shown by the Buddha. It is my honor to welcome you all to India and to this summit. The International Buddhist Confederation, or IBC in short, must be commended for organizing this two-way conference. The themes chosen for the summit, the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia, is age after age, it is timely. Over these 2 days, you monks, scholars, and practitioners will engage in dialogues and discussions about the Buddha Dhamma and its role in contemporary society. India is the blessed land of Dharma. Here, in every age, there have been great masters and mystics, seers and seekers who have shown humankind a way to find peace inside and harmony outside. The Buddha holds a unique place among these pathfinders. The enlightenment of Siddhartha Gautama under the Bodhi tree in Buddha Gaya is an event unparalleled in history. He not only attended incomparably rich insights into the working of the human mind, he also chose to share them with all people in the spirit of Bahujana Sukhayo, Bahujana Hitayo Cho, for the welfare of the masses. For 45 years after his enlightenment, he went from place to place preaching the Dharma. He took his message to a variety of audiences, kings and artisans, men and women, monks and lay people. To spiritually involved people, he explained the causes and conditions that shape human experience. To ordinary people, he taught how to lead a moral life. What is Buddha Dhamma? Ashok, the great emperor who shunned violence after embracing Buddhism, had this definition of it carved on a pillar, and I quote, Dhamma is good. And what is Dhamma? It is having few faults and many good deeds, mercy, charity, truthfulness, and purity. Unquote. Over the centuries, it was only natural that different practitioners would find different meanings in the Buddha's discourses, and thus there arose a variety of sects. In broad classifications, today we have Theravada, Mahayana, Vajrayana traditions, with many schools and sects within each of them. Moreover, such flowers of the Buddha Dharma proceeded in many directions over different periods of history. In one wave, it was transmitted to Sri Lanka, Myanmar, Cambodia, Indonesia, and other places in Southeast India. Another wave took the words of wisdom to Tibet and Nepal, and then to China, Mongolia, Japan, Korea, Vietnam, and elsewhere. While their interpretation of the Tathagata's message differ widely, what must be noted is that there is no contradiction among them. The Buddha's first discourse at Sarnath near Varanasi remains fundamental, and layers of further and further refined understanding of it are added to it. This spread of Dhamma over all expanding geographical area created a community, a larger Sangha. In essence, India, the land of the Buddha's enlightenment, is at its center. But what is said about God is also true about this larger Buddhist Sangha. That its center is in everywhere and circumference nowhere.
This is all the more true because apart from Southern Buddhism and Northern Buddhism, it has also been spreading in the only remaining direction in the last 2 centuries, and it has come to known as Western Buddhism. Dear friends, when the world today is facing an existential crisis on many fronts, not only strife but also the climate crisis, your large community has much to offer to humankind. The various schools of Buddhism show the world how to counter narrow sectarianism. Their central message remains focused on peace and non-violence. If one word can capture the Buddha Dhamma, it has to be Karuna or passion, which is what the world needs today. As the theme of the summit has captured it well, we need to discuss the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia. Indeed, we need to expand the discussion to see how Buddha Dharma can bring peace, real peace, to Asia and to the world, a peace free from not only physical violence, but also from all forms of greed and hatred. The two mental forces at the root of all our miseries, according to the Buddha. India has and will continue to do all it can to partner with you in this endeavor, just as you too have contributed to it. Here I am thinking of the preservation of the Buddha's teachings and how it has been a great collective endeavor for all of us. His precious words would have been lost after his Parinirvana, but it was an assembly of monks held in Rajgir who preserved his message for posterity. Eventually, his followers collected his discourses in the Tipitaka. It was first set down in the verbal form, transmitted from generation to generation, and it too might have been lost. Monks in Sri Lanka set it down in writing on palm leaves. Later, when the great library of Nalanda was destroyed, many texts could be recovered from the Tibetan and Chinese translations. This is what makes Buddhist literature a truly shared heritage for us. You will be glad to learn that we have continued such efforts in this century too. It was only last month that the government of India granted the status of classical language to Pali and Prakrit, among other languages. While Sanskrit has already been included in that category, Pali and Prakrit will now receive financial support, which will surely contribute significantly to the preservation of their literacy and treasures and to their revitalization. This summit, I am confident, will go a long way in strengthening our cooperation based on our shared heritage of the Buddha's teachings. I am sure you will have a fruitful dialogue over the next 2 days. Let me end by extending the invitation to those of you who have come from abroad to visit the National Museum here and also the places in the Buddhist circuit for a view of the rich Buddhist heritage. May Dhamma bring joy and happiness to all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Faithful to the Honorable President of India. आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। कई अहम बातें उन्होंने यहाँ साझा की इस मंच, जहाँ उन्होंने कहा कि जब हम एशियाई युग की बात करते हैं, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए बौद्ध धर्म ने बहुत अहम रोल अदा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बुद्ध धर्म है उसका अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा है, और कैसे जब हम
बुद्ध की बात करते हैं, शांति के परिचायक के रूप में वैश्विक तौर पर बुद्ध धर्म को पहचान मिली है। और इस पूरे मंच के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी छाप भी खास तौर पर जो तमाम फैसले लिए गए बुद्ध धर्म को लेकर उसमें साफ तौर पर नजर आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त छोटी सी ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं अब आगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में चुनावी प्रचार जो है उसने अब तेजी पकड़ ली है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील करेंगे। वहीं भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के कोडरमा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं जमशेदपुर में भी योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद के पक्ष में तीसरी जनसभा करेंगे और जनता से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील भी करेंगे। वहीं चुनावी प्रचार में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। खड़गे मांडू से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल और कांके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं पार्टी के महासचिव सचिन पायलट जमशेदपुर पूर्वी में रोड शो कर जनता से संपर्क साधेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के लिए जनता से वोट अपील करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा मतदान होना है। और अब बात कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट की, जहां से महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार मधुरिमा राजे के नामांकन वापसी से यहां की सियासत अब तेज हो गई। यहां महायुति और निर्दलियों के बीच सीधा मुकाबला होगा। इस सीट से शिवसेना उम्मीदवार राजेश क्षीरसागर से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। उत्तरी कोल्हापुर विधानसभा सीट में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापसी के बाद क्या होगा यहाँ का सियासी समीकरण, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कोल्हापुर उत्तर से महायुति गठबंधन के प्रत्याशी राजेश क्षीरसागर जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। कांग्रेस ने पार्टी वर्कर बोल के राजू लाटकर को उम्मीदवारी दी, तो उसके पीछे एक षड्यंत्र रचा गया और उसके थ्रू फिर जिन्होंने अभी आज नामांकन वापस लिया उनको टिकट दिया गया। यहाँ पे महायुति के 10 के 10 उम्मीदवार विजय होंगे, ये मुझे खातरी है। अच्छा, एक सवाल तो बनता है कि आपको इससे कितना फायदा होगा? अभी उनको ही मालूम है ये क्या चल रहा है उनका। वो खुद अपने फैसले पे एक फैसला लेके चलते हुए नजर नहीं आ रही। तो इसलिए अभी देखिए, ये इलेक्शन का माहौल है, पब्लिक समझती है, वोटर्स जानते हैं कि ये क्या चल रहा है। कार्यकर्ता को बोल के उसके ऊपर अन्याय करना, पहले ही वोटर्स यहाँ पे बहुत नाखुश है। और इस तरह से आज मेरा काम जो किया है मैंने 5 साल में, ये देखते हुए मुझे तो लगता है कि मुझे ये वोटर्स फिर एक बार उनकी सेवा करने का मौका देंगी और इस फैसले से तो मुझे और ज्यादा फायदा हो जाएगा। अच्छा, एक जो सवाल है, जो इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ पे जो समस्याएं थी, जो महाराष्ट्र का स्थापना होके स्टेट का 64 इयर्स हो गए। 64 इयर्स में ये 50 साल ये कांग्रेस ने यहाँ पे राज्य किया है। 50 साल में यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के गार्जियन मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे मैंने गए 2.5 साल में जो फ्लड यहाँ पे 2019-2021 में आया था, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट में लाया, 3200 उसका कॉस्ट है करोड़ का। उसके बाद 100 करोड़ के रास्ते लाया। रंकाला, जैसे मुंबई को मरीन ड्राइव को क्वींस नेकलेस बोलते हैं, वैसा यहाँ का रंकाला है।
वो बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे सुशोभित किया है। मेरे ख्याल से 75% ऊपर, उससे ऊपर के वोटर्स मेरे से खुश है। ये थे हमारे साथ जो कोल्हापुर उत्तर के जो महायुति गठबंधन के उम्मीदवार राजेश क्षीरसागर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीते 5 सालों में विधायक नहीं भी रहते हुए उन्होंने यहाँ की जनता के लिए जो काम किया है और उसका नतीजा है कि आज जनता उनके साथ है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कोल्हापुर उत्तर। और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन वापसी के बाद महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रचार अभियान तेज हो गया। महायुति की तरफ से चुनावी प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संभाली है। एकनाथ शिंदे आज कोल्हापुर उत्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे भी कोल्हापुर में चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। प्रचार अभियान को और भी धार 6 नवंबर से मिलेगी, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमवीए की संयुक्त रैली के लिए महाराष्ट्र आएंगे। महायुति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को महाराष्ट्र के धुले और नासिक में महारैली के जरिए चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। वहीं हाईकोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्म निरपेक्षता के खिलाफ माना था। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की थी और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधि अपने साक्ष्य रखेंगे। वहीं मुस्लिम बोहरा समाज से आने वाले प्रतिनिधि भी अपने सुझाव रखने वाले हैं। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मोहम्मद हनीफ अहमद और स्टूडेंट मदरसा सेल के संयोजक डॉक्टर हनीफ चौधरी और उनका दल वक्फ कानूनों को लेकर अपने सुझाव जेपीसी के समक्ष रखेगा। वहीं इससे पहले कल बैठक में जमाते इस्लामी हिंद ने जेपीसी की बैठक में मौखिक साक्ष्य रखे। इन प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई अहम सुझाव दिए। वहीं मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह ने डॉक्टर शालिनी अली की अगुवाई में जेपीसी बैठक में अपनी बात रखी है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मोडा मामले में लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया को पूछताछ के लिए बुधवार को पेश होने के लिए तलब किया और इससे पहले लोकायुक्त पुलिस ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती से पूछताछ की थी। सिद्धारमैया एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंडों का आवंटन किए जाने में अनियमितता के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ और अब तक इस घटनाक्रम में क्या हुआ। बात करते हैं 1992 की, जहां मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से ज़मीन ली थी। आपको एक बैकग्राउंडर देने की कोशिश कर रहे हैं हम मोडा ज़मीन घोटाले से जुड़ा हुआ। मोडा की इंसेंटिव 50-50 स्कीम के तहत ज़मीन मालिकों को विकास भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। 2022 में सीएम की पत्नी पार्वती को गाँव की 3 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन के बदले मैसूर के पौंछ इलाके में 14 साइट्स आवंटित की गई। मैसूर के कसारे गांव की ज़मीन की तुलना में साइट्स की कीमत बहुत ज़्यादा थी और गांव की जो 3.16 एकड़ ज़मीन थी उस पर सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती का कोई भी कानूनी अधिकार था ही नहीं। ये ज़मीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में उपहार स्वरूप दी थी। वहीं 17 अगस्त 2024 को राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी। वहीं 19 अगस्त 2024 की अगर बात करें तो सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाई कोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी और 24 सितंबर 2024 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। वहीं 30 सितंबर 2024 की अगर बात करें तो ईडी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, उनके साले
अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की इस पूरे मामले को लेकर। 1 अक्टूबर 2024 को सिद्धारमैया की पत्नी ने मुआवजे में मिली जमीन लौटाने की पेशकश की और 25 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती से पूछताछ की। लोकायुक्त ने सिद्धारमैया को मुडा मामले में पूछताछ के लिए 6 नवंबर को तलब भी किया है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार का नाम भी जमीन घोटाले से जुड़ चुका। खड़गे परिवार पर सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट जमीन घोटाले का आरोप लगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये घोटाला और क्या था और इसमें अब तक अगर क्रोनोलॉजी समझें तो क्या क्या हुआ। ग्राफिक्स के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से जुड़े सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट जमीन के घोटाले का आरोप उन पर है और ट्रस्ट में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी का भाई और खड़गे के दोनों पुत्र भी शामिल हैं, यानी पूरी फैमिली इस घोटाले में इन्वॉल्व है। फरवरी 2024 में ट्रस्ट ने कर्नाटक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड को जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव भी भेजा था और मार्च 2024 में खड़गे परिवार से जुड़े ट्रस्ट को जमीन आवंटित कर दी गई। और अब खड़गे के परिवार के ट्रस्ट ने आवेदन के समय पैन कार्ड को ही जमा नहीं किया था, यानी अगर इस पूरे मामले को समझे तो पैन कार्ड जमा नहीं किया गया और फिर भी सतर्कता समिति ने जमीन आवंटन के लिए आवेदन पर विचार करने की सिफारिश की। कर्नाटक सरकार में मंत्री MB पाटिल की अध्यक्षता वाली जो समिति थी उसकी सिफारिश की गई और ये 5 एकड़ जमीन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को अनुसूचित जाति कोटे के तहत इसका आवंटन हुआ। और मार्च 2024 को अगर हम देखें तो सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने कर्नाटक के राज्यपाल के पास एक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत क्या थी? शिकायत में जमीन की आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए। 20 सितंबर को खड़गे के बेटे ने कर्नाटक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड को एक पत्र भी लिखा और कौशल विकास के लिए आवंटित जमीन को रद्द करने की मांग भी की। तो खड़गे परिवार के से भी जुड़ा हुआ ये मामला है। और अब बात करते हैं दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई, जहां हल्की गुलाबी ठंड ने यहां दस्तक दी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली NCR के लोग जहरीली हवा से भी परेशान हैं। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में AQI 457 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। वहीं रोहिणी में 405, मुंडका में 414, पंजाबी बाग में 403। इसके अलावा अलीपुर नरेला में AQI 300 और ITO के पास इसे दर्ज किया गया। इस तरह दम घोटू वातावरण में बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी सांस लेना दूभर हो रहा है। ऐसे में दिवाली की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल फिर से बंद किए जा सकते हैं। वैसे सोमवार 4 नवंबर से स्कूल खोल दिए गए, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में असेंबली नहीं हो रही। इसके अलावा बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ और PT क्लासेस के लिए भी फिलहाल नहीं भेजा जा रहा। कई स्कूलों में बच्चों को मास्क लगाकर आने के लिए कहा गया है। पेरेंट्स को भी सलाह दी गई है कि इस हालत में बच्चों का खास ख्याल रखें, उन्हें खेलने के लिए अन्य एक्टिविटीज़ के लिए बाहर ना जाने दें और मास्क के इस्तेमाल के लिए मोटिवेट करें। डॉक्टर्स की माने तो जहरीली हवा में सांस लेना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं। और सुबह 10 बजे तक अगर दिल्ली का जो IQ लेवल है उस पर एक बार नज़र डालते हैं कि आखिरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग जो जगह हैं दिल्ली की वो क्या दिखा रहा है। तो नरेला में अगर देखें तो 387 बहुत ख़राब श्रेणी, अलीपुर में भी यही सूरत हाल 383 बहुत ख़राब श्रेणी में, मुंडका तो 400 के भी पार जाता हुआ जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। पटपड़गंज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हालात ख़राब, 357 बहुत ख़राब कह सकते हैं। और 400 के पार पंजाबी बाग, यहाँ भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। ओखला फेज़ 2 की बात करें तो यहाँ 396 है AQI, यहाँ पर भी लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। श्री अरबिंदो मार्ग की बात की जाए तो कल भी ये कम ही था और आज भी इस वक्त संतोषजनक स्थिति में। आनंद विहार 400 के पार, गंभीर स्थिति में वहाँ पर सूरत हाल। पूसा रोड का भी कुछ यही अंजाम है, 365 AQI बहुत ख़राब श्रेणी में इस वक्त बना हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी 359 के आसपास AQI लेवल। द्वारका सेक्टर का भी यही हाल।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे छठ महापर्व से जुड़ी कहानियों को लेकर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ की, जहां आज नहाय खाए से इसकी शुरुआत हुई है। 4 दिन के इस पावन अनुष्ठान में कल खरना का विधान संपन्न होगा। बृहस्पतिवार को संध्या अस्ताचलगामी सूर्य को और शुक्रवार प्रातः उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण कर इस महापर्व का समापन हो जाएगा। तो सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज नहाय खाए से शुरू हो गया। लोक आस्था का पर्व जो छठ है, इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में घाटों की सफाई का कार्य अंतिम दौर में है। नहाय खाए के साथ आज व्रत शुरू हो गया और अगले 4 दिनों तक व्रती महिलाएं छठी मैया और भगवान सूर्य की उपासना करेंगी। शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महिलाएं जो हैं वो व्रत का पारण करेंगी और इसी के साथ व्रत का समापन होगा। यह सूर्य उपासना का लोक पर्व है, जिसमें किसी भी पूजा पद्धति नहीं, सीधे सीधे जो व्रती है वह सीधे सूर्य से और छठी मैया से मुखातिब होता है और उनके सामने ही अपने पुत्रों के दीर्घायु हो, स्वस्थ जीवन हेतु यह कठिन व्रत करता है, जो 4 दिन का चलता है। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया और आज सुबह से ही गंगा घाट और अन्य नदियों के किनारे स्नान करने के लिए छठ व्रतियों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में दिल्ली वासी यमुना के प्रदूषित जल में पूजा अर्चना और आस्था की डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। सरकार की ओर से व्रतियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया। व्रती खुद ही झाग को किनारे लगाकर गंदे पानी में उतरकर सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बिहार में छठ पर्व का त्यौहार बड़ी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में यात्री बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाते हैं। इसे देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया। रेलवे द्वारा 194 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1516 फेरों में चलाई जा रही हैं, जिसमें यात्रियों को आसानी से ट्रेनों में रिजर्वेशन मिल रहा है और त्यौहार में यात्री सुरक्षा के साथ साथ सुखद यात्रा भी कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि छठ पर्व पर इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन में बढ़ती भीड़ को कम करने और यात्रियों को अधिक विकल्प देने का प्रयास किया गया। यात्रियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने से टिकट कंफर्म हो जा रहा है, जिससे हम अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच पा रहे हैं। छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वृहद स्तर पर तैयारी की हुई है और रिकॉर्ड संख्या में हम लोग स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। अभी डेली की पोजीशन भी हम लोगों ने निकाल के रखी हुई है कि डेली कितनी ट्रेनें चला रहे हैं। 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को कुल 25 स्पेशल ट्रेनें हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे के सिस्टम से, यानी कि जो पूर्वोत्तर रेलवे पे या तो ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, और 12 ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ से पासिंग, यानी कि कुल 37 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। इसी प्रकार से अगर 6 नवंबर की बात करें तो 13 + 12 25 ट्रेनें यहाँ से जो ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग हैं और 14 पासिंग ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं। तो ये डेली की डेली पोजीशन हम लोग रेगुलर शेयर भी कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से इसके बारे में जानकारी मिल सके। स्पेशल ट्रेन चलने से आम नागरिक को बहुत ज़्यादा फायदा मिली है, क्योंकि आजकल फेस्टिवल सीजन्स में आम लोग को रिजर्वेशन हो नहीं पाते हैं, जिससे उनको परेशानी होती है। और गवर्नमेंट भारतीय रेल के द्वारा जो सुविधा ट्रेन और जो ये स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, उनसे ये होता है कि उनको कंफर्म टिकट मिल जाती है, जिससे वो अपने सीट पे प्रॉपर तरीके से अपने घर के लिए यात्रा कर लेते हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।